हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, वेलकम अगेन। हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है नेशनल इनकम और एक वीडियो कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने देखा था कि नेशनल इनकम के क्या क्या बेसिक्स हैं और किस तरीके से एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट को कैलकुलेट किया जाता है। आज हम लोग करेंगे राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां, दैट इज मेजरमेंट या मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी निश्चित अवधि में, और वो निश्चित अवधि क्या होगी? एक वित्तीय वर्ष। और एक वित्तीय वर्ष भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी निश्चित अवधि या एक वित्तीय वर्ष में कुल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल उत्पादन का योग। तो हम यहां से देखेंगे कि हमें क्या कह रहा है, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल उत्पादन का योग, यानी कि जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। और मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि नेशनल इनकम में हम केवल अंतिम वस्तुओं को लेते हैं, अंतिम सेवाओं को लेते हैं, मध्यवर्ती सेवाओं एवं वस्तुओं को नहीं लिया जाता। तो अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल उत्पादन का योग, या का मतलब है कि या तो ये या दूसरी चीज, उत्पादन प्रक्रिया में लगे हुए साधनों को प्राप्त आय का योग। यानी कि जो उत्पादन की प्रक्रिया में लगे हुए साधन हैं, 4 साधन हमारे पास होते हैं, श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यम, को प्राप्त आय का योग, इनको प्राप्त होने वाली आय का योग। या फिर से एक और या है, यानी कि इसके अलावा भी इसकी एक और डेफिनेशन है, दैट इज उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं पर होने वाले व्यय का योग ही राष्ट्रीय आय है। इस पर होने वाले व्यय का योग ही राष्ट्रीय आय है। आपको याद होगा, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक देश में उत्पादन, जो भी टोटल उत्पादन हुआ है, आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, आय और व्यय तीनों एक ही दिशा में चलते हैं। जितना ज्यादा उत्पादन होगा, आय उतनी ही ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा व्यय होगा। इसे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उत्पादन जो होगा, उत्पादन से होने वाली जितना भी रेवेन्यू होगा उसे साधनों में बांट दिया जाएगा। श्रम के लिए वेतन, पूंजी के लिए ब्याज, पूंजी के लिए ब्याज, भूमि के लिए लगान और उद्यम के लिए लाभ, इनमें बांट दिया जाएगा। जब श्रम को वेतन, पूंजी को ब्याज, भूमि को लगान और उद्यम को लाभ मिलेगा तो ये क्या करेंगे? खर्चा करेंगे, व्यय करेंगे। और जितना ज्यादा व्यय होगा, डिमांड उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी और फिर से आउटपुट प्रोड्यूस होगा। और ये जो प्रोसेस है, ये इकोनॉमी में एंडलेस चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जितना उत्पादन होगा उतनी ही आय होगी, व्यय होगा, व्यय फिर से डिमांड को बढ़ाएगा और जिसके कारण फिर से उत्पादन होगा। इसीलिए बेसिकली हमने यहाँ पर 3 चीजों को देखा। वो 3 चीजें क्या हैं? उत्पादन, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने देखा उत्पादन का योग। तो पहला तो उत्पादन, दूसरा साधनों को प्राप्त आय, तो साधनों को प्राप्त आय, उत्पादन को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? आय में। और आय उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं पर होने वाले व्यय पर खर्च की जा रही है। तो ये तीनों जो हैं हमारे पास क्या आ जाते हैं? नेशनल इनकम के मेथड्स आ जाते हैं। देखें, अर्थात कुल उत्पादन किसके इक्वल है? कुल साधन आय के। कुल साधन आय किसकी इक्वल है? कुल व्यय के इक्वल है। तो ये तीनों जो चीजें हैं, क्योंकि सर्कुलर फ्लो में मूवमेंट करती है इकोनॉमी में, इसीलिए कुल उत्पादन, कुल साधन व्यय और कुल व्यय तीनों ही, कुल साधन आय, कुल व्यय तीनों एक ही कॉन्सेप्ट है। अतः राष्ट्रीय आय को मापने वाली विधियां निम्न है। कौन कौन सी विधियां हैं? क्योंकि 3 हमने चीजें देखी, कुल उत्पादन कुल आय के इक्वल है और कुल आय कुल व्यय के इक्वल है। इसके बेसिस पर नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए, राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए 3 विधियां हैं। ये 3 विधियां कौन कौन सी हैं?
सबसे पहली हमारे पास आती है उत्पादन विधि, क्योंकि कुल उत्पादन है, जिसे हम ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड या आउटपुट मेथड या प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। दूसरी हमारे पास आती है आय विधि, इनकम मेथड। व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, क्योंकि हम जानते हैं एक इकोनॉमी में उत्पादन, आय और व्यय तीनों सर्कुलर मूवमेंट करते हैं, यानी कि एक के बाद एक चीजें इन्फोर्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है उत्पादन विधि, आउटपुट मेथड या ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। नाम से ही पता चल रहा है उत्पादन विधि है, तो यहां पर हम बेसिक फोकस किस पर करेंगे? उत्पादन पर करेंगे। उत्पादन विधि अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन में, जो भी कुल उत्पादन हुआ है वस्तु एवं सेवाओं का, कुल उत्पादन का मतलब है वस्तुएं भी आ गई और सेवाएं भी, में उत्पादन इकाइयों के अंशदान का माप प्रस्तुत करता है। उत्पादन इकाइयों के अंशदान का माप। उत्पादन की इकाइयां कौन कौन सी हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो इन्होंने जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस किया है, जितना भी उत्पादन किया है, उनके द्वारा उत्पादित उत्पादन से जो भी योग होगा, उस योग को हम क्या कहेंगे? यहां पर ग्रॉस वैल्यू एडेड कहेंगे। देखें, उत्पादन विधि के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि हम नेशनल इनकम में मौद्रिक वैल्यू को ही देखते हैं, मॉनेटरी वैल्यू को ही देखते हैं। सभी इकाइयों द्वारा अंतिम मौद्रिक मूल्य किसका? सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा। कौन कौन सी है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यानी कि जब हम इन्होंने जो आउटपुट प्रोड्यूस किया, द्वितीयक क्षेत्र ने जो आउटपुट प्रोड्यूस किया और तृतीयक क्षेत्र ने जो आउटपुट प्रोड्यूस किया, जब उसका कुल योग करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है सकल घरेलू उत्पाद। हम किस तरीके से ग्रॉस वैल्यू एडेड को कैलकुलेट करते हैं, सकल मूल्य वर्धन को कैलकुलेट करते हैं, देखेंगे। सकल मूल्य वर्धन जो हमारे पास आता है वो है सकल मूल्य वर्धन या फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड, मूल्यवर्धन, इनका अर्थ क्या है? मूल्यवर्धन का मतलब है कि जो भी टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, कुल उत्पादन हुआ है, उसकी मौद्रिक वैल्यू में कहीं ना कहीं मध्यवर्ती उपभोग भी शामिल है। वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि प्रोड्यूसर ने उसमें कितना एक्चुअली में मूल्यवर्धन किया। सपोज करें उसने 100 रुपए का तो मध्यवर्ती उपभोग किया था, और उसने प्रोडक्ट, जब उसका फाइनल प्रोडक्ट बना तो वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो है 140 रुपए। तो इसका मतलब ये है कि 100 रुपए का तो उसने मध्यवर्ती उपभोगी किया था, तो उसने एक्चुअली में कितनी वैल्यू ऐड करी? 40 रुपए की वैल्यू ऐड करी। इसे ही हम क्या कहते हैं? मूल्यवर्धन कहते हैं। तो मूल्यवर्धन का क्या फॉर्मूला होता है? बेसिकली मूल्यवर्धन का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी कि जो उत्पादन का मूल्य है, उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, हमारे पास क्या आ जाता है? जब हम उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है मूल्य वर्धन। और जब हम बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद, बाजार मूल्य पर, जिसे हम क्या भी कहते हैं? जीडीपी एमपी भी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर उत्पादन विधि के द्वारा, किसके द्वारा हम देख रहे हैं?
उत्पादन विधि के द्वारा, उत्पादन विधि के द्वारा क्या है, सभी उत्पादन इकाइयों द्वारा क्या है, ये क्या है जो हम देखेंगे, सभी उत्पादन इकाइयों द्वारा मूल्यवर्धन का योग, सभी उत्पादन इकाइयों द्वारा मूल्यवर्धन का योग। हर उत्पादन इकाई चाहे प्राथमिक क्षेत्र है, चाहे द्वितीयक क्षेत्र है, चाहे तृतीयक क्षेत्र है, कुछ ना कुछ मध्यवर्ती उपभोग करती है। तो जब हम सभी उत्पादन इकाइयां कौन कौन सी हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों उत्पादन इकाइयों द्वारा जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, जितना भी उत्पादन उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उसके मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग को घटा देंगे, ये आ जाएगा हर क्षेत्र का मूल्यवर्धन। और जब हम इनको प्लस कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास सकल घरेलू उत्पाद। तो ध्यान रखेंगे, सभी उत्पादन इकाइयों द्वारा मूल्यवर्धन का योग, इसका मूल्यवर्धन अलग निकलेगा, इसका अलग, इसका अलग, और जब हम इन तीनों के मूल्यवर्धन को प्लस कर देंगे, इनका टोटल कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। तो हम यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे कि वैल्यू एडेड मेथड के अंदर हम लोग बेसिकली सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं GDP-MP, जिसे हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमतों पर। एक बार जब आप GDP-MP को कैलकुलेट कर लेते हैं और आपसे कह दिया जाए कि राष्ट्रीय आय की गणना करनी है, तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय को हम प्रेजेंट करते हैं NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे। जो निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड में, जो अपने पास है वो राइट हैंड साइड में। ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट प्लस NFIA, और मार्केट प्रोडक्ट से फैक्टर कॉस्ट माइनस NIT। यानी कि यदि हमें बाजार कीमतों पर जो सकल घरेलू उत्पाद है उससे राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय या शुद्ध राष्ट्रीय आय की गणना करनी है, तो वो किस तरीके से करेंगे, हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। यदि हमारे पास है सकल घरेलू उत्पाद, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट स्लाइड है। हमें निकालना है राष्ट्रीय उत्पाद साधन कीमत पर, तो साधन कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध भी आ सकता है या निवल भी आ सकता है, निकालना किससे है, बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद से। तो ध्यान रखें, बाजार कीमत से हमें साधन कीमत पर जाना है, माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर देंगे। सकल घरेलू उत्पाद निकालना है किससे, शुद्ध से, शुद्ध निकालना है सकल से। तो सकल से शुद्ध की गणना के लिए हम क्या करते हैं, मूल्यह्रास को माइनस कर देते हैं। और घरेलू उत्पाद से राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है तो प्लस कर देते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ये हमने निकाल दिया नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय किससे, GDP-MP से। नेक्स्ट हमारे पास आता है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड आता है वो आता है आय विधि। आय विधि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर हम आय के कुल योग को लेते हैं। देखेंगे उत्पादक इकाइयों में जो आय वास्तव में का मतलब क्या है, जो कमाई गई है। पिछले वीडियो में मैंने आपको दो तरीके की आय बताई थी, एक थी साधन आय जिसे कमाया जाता है, दूसरी थी हस्तांतरित आय जो कमाई नहीं जाती बल्कि अनुदान के रूप में या किसी और फॉर्म में, गिफ्ट के फॉर्म में मिली होती है। यहां पर जब हम वास्तविक आय की बात कर रहे हैं तो वो कौन सी है,
साधन आय है, वास्तव में कमाया गया है साधन आय में उत्पादन, वास्तव में उत्पादन क्रिया में लगे सभी साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यमी की आय के संयुक्त आय का प्रतिफल होती है। संयुक्त आय का प्रतिफल है, यानी कि भूमि के लिए क्या मिलता है, लगान, श्रम के लिए वेतन, पूंजी के लिए ब्याज और उद्यमी के लिए लाभ। इन सबको जब हम टोटल कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है क्या, संयुक्त आय का प्रतिफल होती है। उससे साधन लागत पर घरेलू उत्पाद कहते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। यहाँ पर जीडीपी एमपी नहीं आता है, यहाँ पे क्या आता है, जब हम इनका टोटल करते हैं तो एनडीपीएफसी आता है, यानी कि घरेलू आय आती है, सीधे घरेलू आय की गणना हो जाती है। कारण क्या है इसके पीछे मैं बताती हूं अभी, या घरेलू आय कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली यदि हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास सभी साधन हैं और जितने भी साधनों की आय है तो उसे हम क्या कहेंगे, फैक्टर कॉस्ट ही कहेंगे। सभी साधनों की आय फैक्टर कॉस्ट कहलाएगी और इसीलिए सीधे हमारे पास किसकी कैलकुलेशन हो जाती है, फैक्टर कॉस्ट की हो जाती है। ठीक है, बेसिकली तो बाकी से हमारे पास क्या निकलता है, जीडीपी एमपी निकलता है। तो हमने देखा कि हम मार्केट प्राइस क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि हम ले ही साधनों की आय रहे हैं, और जब हम साधनों की आय की बात करते हैं तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएगी, फैक्टर कॉस्ट पे हो जाएगी। नेट क्यों लेते हैं, ग्रॉस क्यों नहीं लेते हैं, इसके पीछे कारण क्या है कि जो ये साधन है इन पे कोई भी मूल्य ह्रास नहीं लगता, साधनों पर मूल्य ह्रास नहीं लगता, बल्कि किस पर लगता है, जो भी हमारी असेट्स होती हैं, संपत्तियां होती हैं, परिसंपत्तियां होती है, उन पर क्या लगता है, मूल्य ह्रास लगता है। जबकि यहाँ तो हमारे पास साधन है जिन पर कोई भी मूल्य ह्रास नहीं होता, इसलिए इसे हम डायरेक्टली नेट पर कैलकुलेट करते हैं, शुद्ध पर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सीधे आ जाती है एनडीपीएफसी। अब इसे थोड़ा और डिटेल में समझेंगे तो इसका मतलब हमारे पास है कि हमारे पास आता है आय विधि से एनडीपीएफसी, जो टोटल होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, परिचालन अधिशेष प्लस परिचालन अधिशेष प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि स्वरोजगारियों की मिश्रित आय। इसे हम क्यों लेते हैं, पहले इन दोनों को समझ के फिर आगे चलेंगे। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आय विधि में हम लेते हैं वेतन, श्रम के लिए, पूंजी के लिए ब्याज, भूमि के लिए लगान और उद्यमी के लिए लाभ। इन सबके टोटल को बेसिकली हम क्या कहते हैं, एनडीपीएफसी कहते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया है। अब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब है पारिश्रमिक जो कि किसे दिया जा रहा है, कर्मचारियों को दिया जा रहा है। तो कर्मचारियों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक को अपन क्या कहेंगे, वेतन ही तो कहेंगे। ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस, परिचालन अधिशेष, यानी कि जितनी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं एक फर्म के अंदर, उससे मिलने वाला सरप्लस। किसी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या क्या सरप्लस मिल सकता है, लगान, रॉयल्टी, लगान मिल सकता है, रॉयल्टी मिल सकती है, ब्याज मिल सकता है और लाभ भी मिल सकता है। तो हम देखते हैं बाकी ये तीनों चीजें यहाँ पर कवर हो जाती हैं। तो कुल मिला के एनडीपीएफसी जो है क्या है, पारिश्रमिक दिया जाने वाला है जो कर्मचारियों को, और परिचालन अधिशेष ऑपरेटिंग सरप्लस, जो टोटल है किसका, लगान, रेंट, रॉयल्टी। रेंट और रॉयल्टी में क्या डिफरेंस होता है, रेंट फिजिकल, जनरली फिजिकल असेट्स के लिए दिया जाता है, जबकि रॉयल्टी जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए दी जाती है। जैसे कि पेटेंट्स पर रॉयल्टी दी जाएगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर दी जाती है। ब्याज है और लाभ है। अब इसके बाद हमारे पास बच जाता है स्वरोजगारियों द्वारा कमाई गई मिश्रित आय। इसे हम क्यों लेते हैं, क्योंकि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में तो हम देख रहे हैं कि हमने उन लोगों को ले लिया है जो दूसरों के अधीन रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उसके बदले में पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हैं।
ऑपरेटिंग सरप्लस, परिचालन अधिशेष में हमने लिया उन लोगों को या उन फर्मों को जिनको परिचालन एक्टिविटीज की वजह से, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से ये सब मिल रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्वरोजगारी होते हैं। ऐसे केसेस में उनके द्वारा कमाई गई आय को अलग अलग हेड्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे सपोज करें एक डॉक्टर है जिसने अपना क्लिनिक खोला हुआ है अपने ही प्रेमिसेस के अंदर, तो ऐसे केसेस में ये नहीं बता सकते कि इसका लगान क्या होगा, ये नहीं बता सकते कि उसका श्रम कितना लगा, ये नहीं बता सकते कि उसने जो पूंजी लगाई है उस पर ब्याज क्या है। इन सब की मिश्रित आय को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं, मिश्रित आय स्वरोजगारियों की, जिनको हम इसके अंदर प्लस करते हैं। और वैसे देखा जाए तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में हम क्या क्या लेते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में बेसिकली हम लेते हैं वेतन, सैलरीज और वेजेस, जो कि किस में दी जा सकती है, मुद्रा में भी दी जा सकती है या किसी वस्तु के रूप में भी दी जा सकती है, वस्तु या मुद्रा के रूप में। इट कुड बी इन वेजेस, द वेजेस कुड बी इन कैश और काइंड, किसी भी तरीके से दी जा सकती है, नकद भी दी जा सकती है और वस्तु के फॉर्म में भी दी जा सकती है। इसके अलावा कर्मचारियों की भविष्य निधि में, कर्मचारियों की भविष्य निधि में, सोशल सिक्योरिटीज में जो योगदान फर्म कर रही है या एम्प्लॉयर कर रहा है, नियोक्ता कर रहा है, नियोक्ता द्वारा, उसे भी हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो बेसिकली कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में कर्मचारियों की भविष्य निधि में जो नियोक्ता योगदान कर रहा है उसे भी लेते हैं। आपको पता होगा कि प्रोविडेंट फंड का एक नियम है कि जितना प्रोविडेंट फंड आपकी सैलरी में से कटता है उतना ही क्या कौन देता है, फर्म भी देती है। तो जो आपकी सैलरी में से कट रहा है वो तो आप ही के वेतन का हिस्सा है, लेकिन जो नियोक्ता अलग से दे रहा है, फर्म अलग से दे रही है, वो सैलरी के अलावा है और इसीलिए हम इसे इसमें क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। और यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम समझेंगे। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय भविष्य निधि में कर्मचारियों द्वारा किए गए योगदान को सम्मिलित नहीं करते हैं क्योंकि वो उनकी वेतन में से ही दिया जाता है, इससे दोहरी गणना हो जाती है। जबकि नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान को हम इंक्लूड करते हैं क्योंकि ये नियोक्ता वेतन के अलावा देता है। तो ये हमारे पास आ जाता है क्या, एनडीपीएफसी, जिसे हम घरेलू आय भी कह रहे हैं। और यदि अब मुझे एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी निकालना है तो मैं बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ। एनएनपीएफसी आउट ऑफ एनडीपीएफसी कैसे निकालेंगे, एनडीपीएफसी अपने पास है, नेट ऑलरेडी है, फैक्टर कॉस्ट ऑलरेडी है, डोमेस्टिक से नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए मैं कर दूंगी विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को टोटल, दैट इज एनएफआईए को टोटल। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट स्लाइड है अगेन। फिर हमारे पास लास्ट मेथड आता है व्यय विधि या एक्सपेंडिचर मेथड। व्यय विधि के अंतर्गत बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि हम वापस क्या देख रहे हैं, जीडीपी एमपी देख रहे हैं। एक देश की आर्थिक सीमा के अंदर, आर्थिक सीमा इकोनॉमिक टेरिटरी में मैंने आपको बताया था क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अलावा भी राजदूतालय है, सामुद्रिक सीमाएं हैं, जो जो जल क्षेत्र हैं, उन सभी को इंक्लूड किया जाता है। उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं पर किया गया कुल व्यय है, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं पर किया गया कुल व्यय है। आर्थिक सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की गई हैं उन पर किया गया कुल व्यय ही क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एमपी है। तो देखेंगे किस तरीके से जीडीपी एमपी क्या कह रहा है, एक देश की आर्थिक सीमा के अंदर, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर सभी भोक्ताओं द्वारा किया गया कुल व्यय, किस पर, अंतिम
वस्तुओं एवं सेवाओं पर। ठीक है, आर्थिक सीमा के अंदर सभी उपभोक्ताओं द्वारा। तो अब यहां से हमें देखना है कि ये सभी उपभोक्ता कौन कौन है। अब जो हमारा मेन फोकस है वो है कौन कौन से उपभोक्ता हैं और इनके द्वारा किए गए व्यय को हम क्या कहते हैं, देखेंगे। सभी उपभोक्ता कौन कौन से हैं ये हमारे पास आते हैं। बेसिकली हमारे पास 4 उपभोक्ता आते हैं। ये कौन कौन से हैं देखेंगे। गृहस्थ, हाउसहोल्ड्स, कौन कौन से हैं, गृहस्थ, जिन्हें हम हाउसहोल्ड या नॉर्मल कंज्यूमर्स भी कहते हैं। इसके अलावा जो भी उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, निवेशक हैं, उत्पादक, प्रोड्यूसर्स, निवेशक। इसके अलावा सरकार द्वारा किया गया अंतिम उपभोग व्यय, और इसके अलावा शेष विश्व के द्वारा किया गया व्यय भी इसमें शामिल होता है। तो जब हम इन सबके द्वारा किए गए व्यय को प्लस कर देते हैं, इनका योग कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है क्या, जीडीपी एमपी। इसे हम कहेंगे गवर्नमेंट, इसे कहेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखते हैं इनके द्वारा किए गए उपभोग व्यय को क्या कहते हैं। ठीक है, और फिर उसे हम टोटल कर देंगे, उससे हमारा आ जाएगा जीडीपी एमपी। तो देखते हैं इनके द्वारा किए गए उपभोग व्यय को हम क्या कहेंगे। गृहस्थ द्वारा किए गए उपभोग व्यय को हम कहेंगे निजी उपभोग व्यय। क्या कहेंगे, निजी उपभोग व्यय। पर्सनल, प्राइवेट, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। निजी अंतिम उपभोग व्यय बेसिकली हम लेते हैं क्योंकि हम अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं पर किए गए व्यय को लेते हैं, इसीलिए हम इसे निजी अंतिम उपभोग व्यय भी कह सकते हैं, जिसे हम कहेंगे पर्सनल या प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इकोनॉमिक्स में हम इसे कंजम्पशन है इसीलिए किस से शो करते हैं, सी से शो करते हैं। सी स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन, सी का मतलब है कंजम्पशन। उत्पादकों द्वारा क्या किया जाएगा, किसी भी इकोनॉमी में उत्पादकों द्वारा किया जाएगा निवेश, इन्वेस्टमेंट। क्या किया जाएगा, निवेश, जिसे हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम शो करेंगे आई से। उत्पादकों द्वारा किया गया अंतिम वस्तुओं पर क्या होता है, निवेश। मैंने आपको बताया था कि उनके द्वारा जो भी वस्तुएं उपभोग की जा रही हैं अंतिम रूप पर, वो कहलाती है निवेश। ये हमने पिछली स्लाइड में किया था। सरकार द्वारा जो भी व्यय किया जाएगा उसे कहेंगे सरकार द्वारा अंतिम उपभोग व्यय। सरकार द्वारा अंतिम उपभोग व्यय गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहां लिख देते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे हम शो करते हैं जी के माध्यम से। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को किसके माध्यम से एक्सप्रेस किया जा रहा है, जी के माध्यम से एक्सप्रेस किया जा रहा है, जिसका मतलब है गवर्नमेंट के द्वारा किया गया कुल खर्चा। शेष विश्व का क्या खर्चा है, शेष विश्व में होने वाले खर्चे को हम कहते हैं सकल निवेश। बेसिकली यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है, सकल नहीं कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे शुद्ध निर्यात। क्या कहेंगे, शुद्ध निर्यात कहेंगे। शुद्ध निर्यात का मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्स मतलब एक्सपोर्ट, निर्यात माइनस आयात, ही हमारा क्या होता है, शुद्ध निर्यात होता है। जब हम इन सभी को C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है जीडीपी एमपी। क्या आ जाता है,
बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP-MP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाता है। तो ध्यान से देखेंगे कि C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, और यहाँ पर हम सभी निवेशकों को लेते हैं, चाहे वो निवेशक उत्पादन इकाइयां हो, चाहे वो गृहस्थ इकाइयां हो जो कि किस पर निवेश करेंगी, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन पर निवेश करेंगी, या सरकार हो जो कि बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने पर निवेश करती हैं। तो ये सारी निवेशक इकाइयां इसके अंदर आ जाती हैं जिन्हें हम उत्पादक कहेंगे। सरकार द्वारा अंतिम उपभोग व्यय केवल उपभोग पर किया गया व्यय लेंगे, जैसे सब्सिडीज हैं, ये सारी चीजें उपभोग व्यय है। इन दिनों कोरोना वैक्सीन चल रही है तो वो भी उपभोग व्यय है। शुद्ध निर्यात एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, जब हम इन सबको प्लस कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है GDP-MP। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि यदि आपको शुद्ध निर्यात की जगह दिया होगा शुद्ध आयात, तो शुद्ध आयात होता है माइनस। ध्यान रखेंगे, शुद्ध निर्यात प्लस होता है जबकि शुद्ध आयात माइनस होता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि GDP-MP T प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम है, और जब हम एक बार GDP-MP की गणना कर लेंगे तो हमारे लिए NNP-FC को निकालना आसान होगा। GDP-MP से ग्रॉस से नेट का कैलकुलेशन करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट NFIA को प्लस कर देंगे, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए हम करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस। ये हमें याद रहना चाहिए, पिछले वीडियो में हमने बहुत थरो इसे किया था। चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा और छोटा कर देते हैं तो पूरा एक साथ आ जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपके पास पूरा एक ही स्लाइड में हो। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो है राष्ट्रीय आय की गणना करते समय सावधानियां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि इनमें से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कौन सी मद शामिल नहीं की जाएगी। तो 3 सही होंगी, 1 गलत होगा। या पूछ लिया जाएगा कि कौन सी मद शामिल होगी, तो 3 गलत होंगी और 1 सही होगा। तो देखते हैं कि किन किन मदों को शामिल नहीं किया जाता है या किन किन मदों को शामिल किया जाता है राष्ट्रीय आय की गणना करते समय। देखेंगे, इसे करने से पहले हमेशा हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। थोड़ा सा एक क्विक रिकॉल है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हम केवल अंतिम वस्तुओं का उत्पादन और उपभोग ही लेते हैं। इसके अलावा केवल कौन सी आय लेते हैं, साधन आय लेते हैं। इसके अलावा जो अभी वित्तीय वर्ष है, करंट वित्तीय वर्ष है, उसके अंदर लेते हैं, चालू वित्तीय वर्ष का लेते हैं। जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या जो भी उपभोग कर रहे हैं वो किसका लेंगे, चालू वित्तीय वर्ष का लिया जाएगा। साधन आय को लेते हैं और अंतिम वस्तुओं पर किए गए उत्पादन या उपभोग को हम इसके अंदर शामिल करते हैं। इसके अलावा एक इकोनॉमी में 3 चीजें बराबर होती हैं, आउटपुट इनकम, और आउटपुट इनकम के इक्वल होगा और इनकम किसके इक्वल होगा, एक्सपेंडिचर के इक्वल होगा, व्यय के इक्वल होगा। देखें, सबसे पहले हमारे पास आता है पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय। पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय शामिल नहीं किया जाता है राष्ट्रीय आय में। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है कि जो पुरानी वस्तु है उसका उत्पादन जिस वर्ष में किया गया होगा, सपोज करें उसका उत्पादन किया गया था 2013 में, तो उसके उत्पादन वर्ष में उसकी वैल्यू को ऐड किया जा चुका होगा नेशनल इनकम में। दूसरी बात, चालू वर्ष में सपोज करें 2021 में, चालू वर्ष में कोई भी उत्पादन नहीं हुआ है, इसी वर्ष में इंक्लूड कर लिया गया था, इसी वर्ष में, चालू वर्ष में कोई उत्पादन नहीं है। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि हम चालू वर्ष का ही उत्पादन देखते हैं, कोई भी उत्पादन चालू वर्ष में नहीं है और हम देखते हैं सिर्फ चालू वर्ष का उत्पादन। अभी मैंने आपको बताया।
मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य ये भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? अभी अभी मैंने बताया कि राष्ट्रीय आय की गणना में केवल हम किसे लेते हैं? अंतिम वस्तुओं को लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया, और इसीलिए मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। स्व उपभोग के लिए उत्पादन, सपोज करें एक फार्मर है, एक किसान है, उसने 100 किलो गेहूं उत्पादित किया, किसान है वो। अब उस 100 किलो में से उसने 80 किलो तो बाजार में बेच दिया और 20 किलो 100 किलो में से खुद के कंजम्पशन के लिए रख लिया, स्वयं उपभोग के लिए रख लिया। तो क्या हम इस 20 किलो को राष्ट्रीय आय की गणना में इंक्लूड करेंगे, जबकि इसे बेचा नहीं जा रहा है? देखा जाए तो इसका कोई मूल्य लगाया नहीं जा रहा है। हाँ, हम इसे इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि इस पर कहीं ना कहीं साधन लगे हैं, कहीं ना कहीं क्या लगा है? श्रम लगा है, पूंजी भी लगी है, सभी चीजें लगी हैं, और इसीलिए स्व उपभोग के लिए किए गए उत्पादन की वैल्यू को हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। बेसिकली हम इसे कहते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू। इम्प्यूटेड वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कि हम बाजार मूल्यों पर काउंट करते हैं। ये वो बाजार मूल्य होता है जो कि यदि बेचा जाता तो क्या रिसीव होता, तो उसे हम क्या कहेंगे? इम्प्यूटेड वैल्यू कहेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है गृहस्थ द्वारा अवकाश में स्व उपभोग के लिए उत्पादन। देखिए, दो चीजें हैं, प्रोड्यूसर ने स्व उपभोग के लिए उत्पादन किया है और गृहस्थ द्वारा अवकाश में स्व उपभोग के लिए उत्पादन किया गया। यदि किसी लेजर टाइम में, अवकाश की अवधि में घर के गार्डन में सब्जियां उगा रहा है, क्योंकि वो अवकाश के पीरियड में है, उसका कोई रेगुलर ऑक्यूपेशन नहीं है, इसलिए इसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, कोई इंप्यूटेड वैल्यू इसकी नहीं होगी। स्व उपभोग के लिए उत्पादित सेवाओं का मूल्य, क्या सेवाओं का मूल्य इसमें इंक्लूड होगा? सपोज करें एक टीचर है जो स्कूल में पढ़ाती है, साथ साथ अब वो घर पर अपने बच्चे को पढ़ा रही है, तो क्या उसकी सेवाओं को के मूल्य को, जो वो अपने बच्चे को पढ़ा रही है, उसको इंक्लूड किया जाएगा? क्या हम अपनी माँ की सेवाएं जो हमारे घर में वो दे रही हैं, उनकी मूल्य को इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके सेवाओं के मूल्य को कैलकुलेट कर पाना, उनकी सेवाओं के मूल्य की गणना कर पाना पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए स्व उपभोग की सेवाओं को इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि इनका वैल्यू कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। पिछले वित्तीय वर्ष के रखे स्टॉक के मूल्य में वृद्धि, यानी कि पिछले साल स्टॉक बच गया 3,000 रुपए का, बच गया था कितने का? 3,000 रुपए का। इस साल वही स्टॉक हो गया 5,000 रुपए का, रखा रखा 5,000 रुपए का हो गया। तो क्या इस मूल्य वृद्धि को, जो 2,000 की मूल्य वृद्धि है, उससे राष्ट्रीय आय की गणना में इंक्लूड किया जाएगा? इसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि चालू वर्ष में कोई उत्पादन नहीं हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह नहीं हुआ है। और मैंने आपको पहले ही कहा कि हम बेसिकली क्या देखते हैं कि क्या वो चालू वर्ष की ट्रांजैक्शन है या नहीं है, और इसीलिए इसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किन्हें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्रॉस का मतलब है इंक्लूड नहीं किया जाएगा। पिछले वाली स्लाइड का भी ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, मैं अभी लगा देती हूँ। पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय शामिल नहीं होगा, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल नहीं होगा। इम्प्यूटेड वैल्यू, जिसे हम अध्यारोपित मूल्य भी कहते हैं, उसे हम इंक्लूड करते हैं। अध्यारोपित मूल्य का मतलब है जो बाजार में इसका मूल्य होता। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट हमारे पास आती है हस्तांतरित आय या भुगतान। हस्तांतरित आय या भुगतान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक की आय दूसरे का भुगतान है, एक का खर्चा दूसरे की आय होती है। क्या हम हस्तांतरित आयों या हस्तांतरित भुगतान को नेशनल इनकम में शामिल करते हैं? इसका उत्तर है नहीं करते, क्योंकि हस्तांतरित आय जो है अनअर्न्ड होती है, बिना कमाई हुई आय होती है, और इससे चालू वित्तीय वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह नहीं होता। इसीलिए इसे इंक्लूड नहीं करते। फिर हमारे पास आता है गैर कानूनी कार्यों से प्राप्त आय। ये तो सिंपल सी बात है कि कोई भी गैर कानूनी कार्यों से प्राप्त आय है अनअकाउंटेड इनकम होगी, और क्योंकि इसका कोई लेखा जोखा नहीं होता इसे इंक्लूड नहीं करते। अप्रत्याशित लाभ, अप्रत्याशित लाभ जिसे हम विंडफॉल गेन्स भी कहते हैं, इनकी जो भी इनसे होने वाली आय है, जैसे सपोज करो लॉटरी लग जाती है मुझे, तो क्या वो इंक्लूड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगेन लॉटरी के बदले में चालू वित्तीय वर्ष में कोई भी वस्तु एवं सेवाओं का प्रवाह नहीं हुआ। मैंने आपको पहले ही कहा है कि हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय देखते हैं कि क्या चालू वित्तीय वर्ष में कोई वस्तु एवं सेवाओं का प्रवाह हुआ है। अप्रत्याशित लाभों से किसी भी तरीके का चालू वित्तीय वर्ष में वस्तु एवं सेवाओं का प्रवाह नहीं हुआ है, ये अनअर्न्ड इनकम ही होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है पूंजीगत लाभ। पूंजीगत लाभ का मतलब होता है किसी भी तरीके की असेट को बेचकर कमाया गया लाभ। क्या उसे इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आपने तो असेट को बेचा है जिसका चालू वित्तीय वर्ष में, अगेन चालू वित्तीय वर्ष में कोई भी वस्तु एवं सेवा का प्रवाह नहीं है, और क्योंकि चालू वित्तीय वर्ष में कोई वस्तु एवं सेवा का प्रवाह नहीं है इसीलिए इसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन बनाम सेवानिवृत्ति पेंशन। वृद्धावस्था पेंशन गवर्नमेंट की स्कीम है ओल्ड एजर्स के लिए, जो कि पेंशन देती है। सेवानिवृत्ति का मतलब है कि आपने अपनी इंस्टीट्यूशन को जो सेवाएं दी हैं उसके बदले मिलने वाली पेंशन। वृद्धावस्था पेंशन को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि ये हस्तांतरित आय है, इसके लिए कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा, इसके लिए कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा। ये वृद्धों को उनकी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, हेल्प करने के लिए दी जाती है। जहां हेल्प की बात आ जाती है वो क्या है? हस्तांतरित आय है। जबकि सेवानिवृत्ति पेंशन सेवा से निवृत्त होने पर मिलती है। आपने इंस्टीट्यूशन को अपनी सेवाएं दी थी जिसके बदले में पेंशन मिल रही है, इसलिए इसे इंक्लूड किया जा रहा है, क्योंकि ये आपकी फैक्टर इनकम है, अर्न्ड इनकम है, कमाई गई इनकम है। पुराने शेयरों की बिक्री या क्रय। ध्यान रखेंगे पुराना कुछ भी बेचेंगे, चाहे वो शेयर है या कोई और वस्तु है, उससे मिलने वाले लाभों को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फिर से वही बात आ रही है, क्योंकि इससे कोई भी वस्तु एवं सेवा का प्रवाह नहीं हुआ है। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट नए शेयरों का क्रय और विक्रय। चलो पुराने शेयरों का इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन क्या नए शेयरों का क्रय और विक्रय इंक्लूड करेंगे? इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। कारण क्या है? इसे इंक्लूड इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि शेयर क्या है? केवल पेपर ट्रांसफर्स है। शेयर केवल पेपर ट्रांसफर्स है। फिर से हम एक बात कहेंगे, कोई वस्तु एवं सेवा का उत्पादन नहीं हो रहा, और जब कोई वस्तु एवं सेवा का उत्पादन नहीं हो रहा है तो ना ही तो आय बढ़ेगी ना ही व्यय बढ़ेगा, और इसीलिए हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर हमारे पास आता है लाभांश। लाभांश दो तरीके का हो सकता है, घरेलू सीमा में स्थित कंपनियों से या विदेशों में स्थित
कंपनियों से। यदि घरेलू सीमा में स्थित कंपनियों से लाभांश प्राप्त होता है तो उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, जबकि विदेशों में स्थित कंपनियां हैं उससे मिले हुए लाभांश को इंक्लूड करेंगे। कारण क्या है? घरेलू सीमा में जो स्थित कंपनियां हैं उनके द्वारा कमाए गए लाभ को हम एनडीपीएफसी में कौन से मेथड से, इनकम मेथड से पहले ही इंक्लूड कर चुके होते हैं, और यदि फिर हम लाभांश को भी इंक्लूड करेंगे तो वो दोहरी गणना हो जाएगी। तो क्योंकि वो हमारी जो आय है, घरेलू आय है, उसका ऑलरेडी हिस्सा हो चुके हैं, इसीलिए लाभांशों को अलग से क्या नहीं किया जाता, इंक्लूड नहीं किया जाता। लेकिन यदि वही कंपनी विदेशों में स्थित है तो उसे इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि ये तो वहां उस देश की घरेलू आय का हिस्सा है, तो उसे हम अपने देश की नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। आयकर व निगम कर, आयकर व निगम कर, ध्यान रखेंगे कि जो भी विदेशों से में स्थित कंपनी से मिल रहा है वो हमारे एनएफआईए का हिस्सा होगा, और क्योंकि वो एनएफआईए का हिस्सा होगा तो वो एनडीपी से नेशनल इनकम की गणना करते समय इंक्लूड होगा। आयकर व निगम कर, किसी भी प्रकार का कर हस्तांतरित भुगतान होता है, कंपल्सरी पेमेंट होती है गवर्नमेंट को, लेकिन हस्तांतरित भुगतान होता है क्योंकि गवर्नमेंट ना ही तो आयकर के बदले ना ही निगम कर के बदले कुछ भी देने को कमिटेड है। इसीलिए इनसे जो भी कर दिया जा रहा है, करों से प्राप्त होने वाली आय गवर्नमेंट के लिए या हमारे द्वारा किए गए कर भुगतान, यानी कि गवर्नमेंट की आय और हमारे द्वारा किए गए भुगतान राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होते, क्योंकि यह हस्तांतरित भुगतान है हमारी तरफ से और गवर्नमेंट के लिए हस्तांतरित आय है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है भविष्य निधि कोष में स्वयं कर्मचारियों द्वारा किया गया अंशदान। यदि खुद से कर्मचारी अंशदान कर रहे हैं भविष्य निधि कोष में, मैंने अभी आपको बताया था कि यदि नियोक्ता करता है तो उसे इंक्लूड किया जाता है, लेकिन स्वयं कर्मचारी करेगा तो उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो अंशदान कर रहा होगा वो अपने सकल वेतन में से कर रहा होगा, जो कि ऑलरेडी हमने कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट ले लिया, और जब हम एक बार उसे ले चुके हैं तो दोहरी गणना से बचने के लिए हम इसे इंक्लूड नहीं करते। लेकिन यदि स्वयं की जगह नियोक्ता दिया होता तो फिर हम इसे इंक्लूड करते, क्योंकि नियोक्ता अलग से दे रहा है हमारी सैलरीज या वेतन के अलावा। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है, अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे। देखें, सबसे पहले हमारे पास आता है घरेलू उत्पाद से निजी व सार्वजनिक उपक्रमों को होने वाली आय, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। इसे करने से पहले हम एक बार रिकॉल करते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से क्या कहेंगे हम, एनडीपीएफसी, और क्योंकि ये फैक्टर कॉस्ट पर होने वाली इनकम है, इसमें हमारे पास इनकम अर्न्ड बाय प्राइवेट सेक्टर भी है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी है, और इसके अलावा इनकम अर्न्ड बाय पब्लिक सेक्टर भी है। अर्न्ड इनकम है, हम ध्यान रखेंगे ये। तो इसका मतलब ये है कि मुझे प्राइवेट सेक्टर की इनकम निकालनी हो एनडीपीएफसी में से तो मैं पब्लिक सेक्टर की इनकम को माइनस कर दूंगी, और इसी तरीके से दूसरा केस करेंगे। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास आता है घरेलू उत्पाद से निजी उपक्रमों को होने वाली आय, निजी उपक्रम यानी कि प्राइवेट सेक्टर को, तो एनडीपीएफसी माइनस कंट्रीब्यूशन टू एनडीपीएफसी बाय पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक उपक्रमों का जो कंट्रीब्यूशन है उसे लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा निजी उपक्रमों को होने वाली आय। इसी तरीके से घरेलू उत्पाद से यदि अपन को सार्वजनिक उपक्रमों को होने वाली आय निकालनी है तो एनडीपीएफसी माइनस कंट्रीब्यूशन टू एनडीपीएफसी बाय प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी सार्वजनिक उपक्रमों को होने वाली आय। बेसिकली यदि हम देखें तो सार्वजनिक उपक्रमों को होने वाली आय कौन कौन सी होंगी,
इनकम ऑफ गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर जो है, दो कंपोनेंट्स इसके होते हैं। सार्वजनिक उपक्रमों की जो आय होती है उसके दो कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं। यदि हम पब्लिक सेक्टर की आय की बात करें तो हमारे पास इसके अंदर पहली जो चीज आती है वो आती है जो सरकारी उपक्रम है उनके द्वारा कमाई गई आय, संपत्ति व उद्यम से सरकारी प्रशासनिक विभाग को होने वाली आय, संपत्ति व उद्यम से सरकारी प्रशासनिक विभाग को होने वाली आय की आय, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। जितने भी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं उनको संपत्ति व उद्यम से होने वाली आय, सरकारी प्रशासनिक विभागों की होने वाली आय को हम क्या कहेंगे, पहला पार्ट है, पहला कंपोनेंट है पब्लिक सेक्टर को होने वाली इनकम का। इसके अलावा गैर विभागीय बचत, गैर विभागीय बचत, जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं बेसिकली तो हमारे पास आता है इनकम ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो किसी भी तरीके से हम देख सकते हैं इनकम ऑफ पब्लिक सेक्टर क्या होगी। यदि सपोज करें मुझे प्राइवेट सेक्टर की इनकम को निकालना है तो एनडीपीएफसी में से मैं इन दोनों को भी लेस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगी प्राइवेट सेक्टर को होने वाली इनकम। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट निजी आय, प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम क्या है, निजी क्षेत्रों को एक वित्तीय वर्ष में सभी साधनों से प्राप्त कारक आय और हस्तांतरित आय। ध्यान रखेंगे जो हमने पीछे आय ली है इनकम अर्न्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, ये अर्न्ड इनकम है। अर्न्ड का मतलब कि कौन सी इनकम है, केवल कमाई गई इनकम है, साधन इनकम है। और वो यहां से भी देख सकते हैं फैक्टर कॉस्ट है तो साधन इनकम है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्राइवेट इनकम की तो ये निजी क्षेत्रों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में सभी साधनों से प्राप्त कारक आय और हस्तांतरित आय का योग है। तो प्राप्त कारक आय तो हमारे पास क्या हो गई, एनडीपीएफसी से जो हमें क्या मिल रही है, इनकम मिल रही है, तो अपन लिख सकते हैं इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को घरेलू आय से होने वाली आय, घरेलू आय का जो हिस्सा है वो, प्लस क्योंकि हम इसमें सभी हस्तांतरित आय भी लेते हैं और बाकी कारक आय भी लेते हैं। घरेलू आय में तो हम केवल कौन सी आय लेते हैं, घरेलू सीमा के अंदर, जबकि कारक आय तो एनएफआईए भी है जो कि हमें विदेशों से प्राप्त हो रही है तो उसे ऐड कर देंगे, प्लस नेशनल डेट इंटरेस्ट, ये वो ब्याज होता है जो सरकार पे करती है अपने कंजम्पशन के लिए लिए गए लोन पर, इसे हम क्या कहेंगे, सरकारी ऋणों पर ब्याज कहेंगे। एनएफआईए क्या होता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, नेशनल डेट इंटरेस्ट क्या होगा, सरकारी ऋणों पर ब्याज, और जितने भी चालू हस्तांतरण हैं चाहे वो विदेशों से प्राप्त हो रहे हैं, करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सरकार या शेष विश्व से, सरकार और शेष विश्व से मिलने वाला चालू हस्तांतरण, सरकार एवं शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण, ये सब हमारे पास किसके अंदर आ जाते हैं, निजी आय का हिस्सा हो जाते हैं। तो निजी आय निजी क्षेत्रों के द्वारा अर्जित और हस्तांतरित आय का भुगतान का योग है, पहली बात। दूसरी बात, ये
ना केवल एनडीपीएफसी यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हिस्सा है, बल्कि इसके साथ साथ ये हमारे किसका भी हिस्सा है, राष्ट्रीय आय में भी होगा। दैट मीन्स कि ना केवल घरेलू सीमा के अंतर्गत कमाई गई, बल्कि घरेलू सीमा से बाहर कमाई गए आय को भी हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है व्यक्तिक आय। देश के नागरिकों को वहां क्षेत्र था, यह नागरिकों को वास्तव में प्राप्त होने वाली आय व्यक्तिक आय है। व्यक्तिक आय व्यक्तियों तथा परिवारों द्वारा, निजी क्षेत्रों के द्वारा जो आय ली जाएगी वो है निजी आय। व्यक्तिक आय पर्सनल इनकम है। तो पर्सनल इनकम किसके इक्वल होती है, व्यक्तिक आय किसके इक्वल होती है, इट इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम, निजी आय, माइनस कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर, माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अवितरित लाभ, जो कि कंपनी अपने पास रख लेती है। तो निजी आय में से जब हम किसे माइनस कर देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स को, कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब क्या है, निगम कर, माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अवितरित लाभ, तो ये हमारे पास आ जाती है व्यक्तिक आय। अब आप इन दोनों स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हमारे पास आती है व्यक्तिगत परियोज्य आय। परियोज्य आय वो आय होती है जो लोगों के पास अंत में खर्च करने के लिए बचती है, जिसे वो जिस तरीके से चाहे उन वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग पर खर्च कर सकते हैं। वह अधिकतम आय जिसे एक व्यक्ति या परिवार द्वारा किसी वर्ष में विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के क्रय व उपभोग पर खर्च करते हैं, यानी कि जिन वस्तुओं और सेवाओं को वो क्रय करना चाहते हैं उस पर वो खर्च कर सकते हैं, ये अंतिम आय होती है। व्यक्तिक प्रयोज्य आय होती है पर्सनल इनकम, निजी जो आय है, व्यक्तिक जो आय है, माइनस डायरेक्ट टैक्सेस जो प्रत्यक्ष कर हैं, क्योंकि एक बार जब ये दे दिए जाएंगे तो सीधी सी बात है इससे हम खर्च नहीं कर सकते, ये हमारे पास खर्च करने योग्य आय का हिस्सा नहीं है, माइनस मिसलिनियस रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट, और इसके अलावा गवर्नमेंट को कोई फीस दी है, फाइन दी है, तो वो भी गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारे पास खर्च करने के लिए नहीं बचेगा। तो पर्सनल इनकम बेसिकली वो इनकम है जो कि व्यक्तिक आय में से प्रत्यक्ष करों और सरकारी प्रशासनिक विभागों को विविध भुगतानों पर माइनस करके है। क्या क्या है, व्यक्तिक आय, माइनस प्रत्यक्ष कर, माइनस सरकारी विभागों को विविध भुगतान, जो हमारे कंजम्पशन का पार्ट नहीं, कुल मिला के ये हमारे कंजम्पशन का पार्ट है जिसे हम जैसे चाहें वैसे खर्च कर सकते हैं और बचा भी सकते हैं। इसीलिए पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का ये फॉर्मूला होने के साथ साथ एक फॉर्मूला और है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को हम कंज्यूम भी कर सकते हैं, हम चाहें तो उसको सेव भी कर सकते हैं, और इसीलिए उपभोग प्लस बचत भी इसका एक फॉर्मूला हो जाती है। उपभोग प्लस बचत क्यों, क्योंकि हम इसे उपभोग पर या तो सारा उपभोग पर खर्च करेंगे या उपभोग के बाद कुछ बचतें भी कर सकते हैं, और इसीलिए ये हमारी क्या है, प्रयोज्य है, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से हम उसे यूज कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, किसी देश में प्रति व्यक्ति अर्जित की जाने वाली औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। पर कैपिटा इनकम क्या है, जो औसत आय है, और औसत हम कैसे निकालेंगे, औसत आय को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमारी राष्ट्रीय आय है जब हम उसे देश की कुल जनसंख्या से भाग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी प्रति व्यक्ति आय। तो अब आप इन दोनों का एक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या होगा? सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, जीडीपीएमपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। कुल जनसंख्या से जब हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अब देखेंगे लोगों का जीवन स्तर तभी बढ़ेगा जब प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ने की प्रवृत्ति होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा? प्रति व्यक्ति आय से नहीं बढ़ेगा, बल्कि कब बढ़ेगा? जब प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा। ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय में तो हस्तांतरित आय भी शामिल हो सकती, प्रति व्यक्ति आय में तो वो आय भी शामिल है जो NFIA से मिल रही है। लेकिन हम देखते हैं कि देश में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं कितनी हैं जो हमारे देश के स्टैंडर्ड को इंक्रीज करती है। आउटपुट यदि बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी। तो एक्चुअली में जीडीपी इस चीज को सिग्निफाई करता है कि लोगों का जीवन स्तर कितना बढ़ रहा है। यदि प्रति व्यक्ति जीडीपी बढ़ेगा तो इससे जीवन स्तर भी बढ़ेगा। फिर हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट नॉमिनल व वास्तविक जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी है जिसे हम चालू वर्ष की कीमतों पर मापते हैं, जबकि वास्तविक जीडीपी को आधार वर्ष की कीमतों पर मापा जाता है। नॉमिनल जीडीपी इज प्राइस ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर को हम 1 से शो करते हैं इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि बेसिकली सबसे यदि बेसिक फॉर्मूला हम जीडीपी का देखें तो जीडीपी है, किसी भी देश की जीडीपी है वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। जो भी कुल उत्पादन हुआ है वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य या कुल उत्पादन का मौद्रिक मूल्य। राइट, अब मौद्रिक मूल्य तो हो गई प्राइस और वस्तुएं एवं सेवाओं हो गई क्वांटिटी। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिक से बेसिक तो हमारे पास आएगा जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्योंकि चालू वर्ष की कीमतों पर मापा जाता है तो प्राइस ऑफ करंट ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। क्योंकि वास्तविक जीडीपी को आधार वर्ष की कीमतों पर नापा जाता है, प्राइस ऑफ द बेस ईयर को हम 0 लिखते हैं और क्वांटिटी है करंट ईयर की। तो ये हमारे पास आता है नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। देखा जाए तो वास्तविक जीडीपी जो है हमें शो करता है कि क्या वाकई ही इकोनॉमी में आउटपुट प्रोडक्शन बढ़ा है या फिर केवल जीडीपी प्राइसेस के बढ़ने के कारण बढ़ा है। तो हमें नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी में क्या डिफरेंस देखना है, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास वर्ष है 2018 और वर्ष है 2020। 2018 में प्राइस थी 20 रुपए और क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई 100 यूनिट्स। तो ये हो गया हमारे पास 2000 जीडीपी किस वर्ष की? 2018 की। 2018 की जीडीपी। 2020 की बात करें, प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस बढ़कर हो गई 25, क्वांटिटी सपोज करें हमारे पास हो जाती है 100 या 150 ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा क्वांटिटी को भी इंक्रीज कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 33,000 ये आ गया। तो ये हो गई इस साल की जीडीपी। तो ऐसे यदि हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं वर्ष 2018 से वर्ष 2020 तक की जीडीपी में कितना अंतर है? 1000 का अंतर है। लेकिन जब हम ये दोनों अपने अपने वर्षों की नॉमिनल जीडीपी है, लेकिन अब मुझे देखना है कि इस साल में रियल जीडीपी क्या थी। तो रियल जीडीपी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी? P0Q1 क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर प्राइस ऑफ द बेस ईयर। तो प्राइस ऑफ बेस ईयर क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, तो ये अपने पास कितना हो गया? 2400।
तो ये कह रहा है कि वास्तव में जीडीपी कितनी बढ़ी है, केवल 400 रुपए से बढ़ी है। तो हमें वास्तविक जीडीपी क्या शो करता है, वास्तविक जीडीपी हमें ये शो करता है कि वास्तव में आउटपुट कितना बढ़ा है, ना कि प्राइसेस का योगदान कितना है नेशनल जीडीपी को बढ़ाने में। हमारा देश तभी ग्रोथ करेगा, या कोई भी इकोनॉमी केवल तब ग्रोथ करती है जब एक्चुअल में आउटपुट बढ़ता है, ना कि प्राइसेस बढ़ते हैं। क्योंकि प्राइसेस यदि बढ़ते हैं तो वो एक तरीके से मुद्रास्फीति को शो करते हैं, और मुद्रास्फीति किसी भी देश के लिए बेहतर कंडीशन नहीं होती। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट जीडीपी अपस्वायक। उससे पहले एक और छोटा सा हमारे पास आता है कन्वर्जन, किस तरीके से करते हैं। रियल जीडीपी एक फॉर्मूला है, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ये शो करता है कि पिछले साल के मुकाबले हमारा कितना, मतलब जो हमारा आधार वर्ष है उसके कंपैरिजन में हमारा कितना क्या बढ़ा है, आउटपुट बढ़ा है। एक्चुअल आउटपुट के इंक्रीज को ये शो करता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर्मूला के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है जीडीपी अपस्वायक या जीडीपी डिफ्लेटर, जिसे हम प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। यही हमारा प्राइस इंडेक्स भी है, कीमत सूचकांक भी है। अब यदि हम इस फॉर्मूला को वापस देखें जहां पर मेरे पास प्राइस इंडेक्स है, तो यदि मुझे प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करना होगा तो पी आई इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100 हो जाएगा, यही होगा। तो बेसिकली देखा जाए तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला भी क्या है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय वास्तविक जीडीपी इनटू 100 हमारे पास क्या हो जाएगा, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला हो जाएगा। ये बेसिकली हमें ये दिखाता है कि जीडीपी किस लिए चेंज हो रहा है, क्योंकि कीमतों में चेंजेस हो रहे हैं। ये हमें शो करता है कि कीमतों में यदि चेंजेस हो रहे हैं तो जीडीपी चेंज हो रहा है। फिर हमारे पास आता है हरित जीडीपी, हरित जीएनपी। बहुत बार क्वेश्चन आया है। जीएनपी का ऐसा अनुमान जिसमें पर्यावरण संबंधी प्रदूषण तथा प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक शोषण का वर्णन हो, उसे हरित जीएनपी कहते हैं। ऐसा अनुमान जिसमें हम पर्यावरण संबंधी प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण भी इंक्लूड करते हैं, उसे हम हरित जीएनपी कहते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, हम तो कह रहे हैं जीडीपी बढ़ेगा तो देश का वेलफेयर होगा, कल्याण होगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जीडीपी के बढ़ने से जो पोल्यूशन है, प्रदूषण है, वो भी फैलेगा, क्योंकि आउटपुट बढ़ेगा तो प्रदूषण भी बढ़ेगा। तो हरित जीएनपी हमें बताता है कि जीडीपी में से जब हम इन सभी के शोषण को लेस करेंगे तो एक्चुअल में जो हमारे पास जीएनपी का हिस्सा आएगा, दैट इज नोन एज हरित जीएनपी, ग्रीन जीएनपी। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा उपयोगी क्वेश्चंस हैं। राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। और राष्ट्रीय आय को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? दो अलग अलग क्वेश्चन और एक और आगे आएगा। सर्वप्रथम विचार, सबसे पहला वर्ल्ड में विचार किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। राष्ट्रीय आय का विचार विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जे.एम. कीन्स को दिया जाता है। फिर है आधुनिक लेखा प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक लेखा प्रणाली का जनक, कौन सी लेखा प्रणाली है? राष्ट्रीय लेखा प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगरी किंग को। आधुनिक राष्ट्रीय लेखा प्रणाली का जनक कौन है? ग्रेगरी किंग है। भारतीय राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान 1868 में कब किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान सन 1868 में किसके द्वारा किया गया था?
दादा भाई नारोजी के द्वारा। किस बुक में किया गया था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। तो 3 क्वेश्चन यहां से हैं। सर्वप्रथम अनुमान इंडिया में कब किया गया? 1868 में। किसने किया? दादा भाई नारोजी ने। कौन सी बुक में किया? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, सर्वप्रथम विचार तो एडम स्मिथ ने दिया था पूरे विश्व में, और इंडिया में किसने दिया था? दादा भाई नारोजी ने। क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है स्टूडेंट्स का। अब आता है वर्ष 1931-32 में BKRB राव के सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की। तो क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना किस अर्थशास्त्री ने की? वो है VKRB राव। कब की? 1931-32 में की। और एक और अच्छा सा क्वेश्चन यहां से मुझे याद आ रहा है कि 1868 में जो अनुमान दादा भाई नारोजी ने लगाया था, उनके अनुसार 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी। प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपए थी। हम ध्यान रखेंगे कि उनके अनुसार जो आय थी वो कितनी थी? 20 रुपए थी। सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय आय का आकलन किन्होंने किया था? दादा भाई नारोजी ने किया था। उनके अनुसार जो आय थी वो कितनी थी? 20 रुपए थी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1931-32 में किसने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की? VKRB राव। तथा राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किया। राव को राष्ट्रीय लेखा प्रणाली का जनक माना जाता है। तो ये भी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रीय लेखा प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? VKRB राव को। भारत में सांख्यिकी आंदोलन का जनक, अब जैसे जैसे जनक आएंगे हम कंफ्यूज होते जाएंगे, तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक कौन है? VKRB राव। सांख्यिकी आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? PC महालनोबिस को, प्रशांत चंद्र महालनोबिस को सांख्यिकी आंदोलन का जनक कहा जाता है। इनकी एक जर्नल भी है जो कलकत्ता से छपती है, संख्या, जो आज भी बहुत से ऐसे इन्वेस्टिगेटर्स हैं, बहुत से ऐसे डेटा कलेक्टर्स हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। 4 अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया? 4 अगस्त 1949 में, जिसका अध्यक्ष कौन था? प्रोफेसर PC महालनोबिस थे। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया? 4 अगस्त 1949 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर PC महालनोबिस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है भारत में उदारीकरण को अपनाए जाने से पूर्व। कब अपनाया गया था भारत में उदारीकरण? 1991 में। कब अपनाया गया था? 1991 में। अपनाए जाने से पूर्व 1950-80 के बीच राष्ट्रीय आय अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था की दर मात्र 3 से 4% के बीच रही, और यही एक कारण था कि उदारीकरण की नीति को अपनाना पड़ा। इस दर को प्रोफेसर राजकृष्ण ने हिंदू वृद्धि दर कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि प्रोफेसर राजकृष्ण ने हिंदू वृद्धि दर किसे कहा है? जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की आय, राष्ट्रीय आय की जो वृद्धि दर 3 से 4% रही। यह आ सकता है कि उदारीकरण से पूर्व जो राष्ट्रीय आय की दर रही, वृद्धि दर रही, उसे प्रोफेसर राजकृष्ण ने क्या कहा है? हिंदू वृद्धि दर की संज्ञा दी है। जबकि उसे ही पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शैरी ने समाजवादी वृद्धि दर की संज्ञा दी है। तो दो अलग अलग चीजें हैं। वृद्धि दर वही है, चीज वही है, लेकिन प्रोफेसर राजकृष्ण ने हिंदू वृद्धि दर का, ऐसे भी आ सकता है कि इसे हिंदू वृद्धि दर की संज्ञा किसने दी? प्रोफेसर राजकृष्ण ने। समाजवादी वृद्धि दर की संज्ञा किसने दी? केंद्रीय मंत्री अरुण शैरी ने। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक वृद्धि कौन सी पंचवर्षीय योजना में रही? वो थी 11वीं पंचवर्षीय योजना।
राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक वृद्धि कौन सी पंचवर्षीय योजना में थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना में, जो कि 7.8% थी। और सबसे कम वृद्धि दर कब रही? तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंदर रही। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा 11वीं के अंदर, सबसे कम तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और अब हम जानते होंगे कि पंचवर्षीय योजनाएं जो था वो प्लानिंग कमीशन बनाता था, योजना आयोग बनाता था, जिसे अबॉलिश कर दिया गया 2015 में, और अब उसकी जगह नीति आयोग ने ले ली है। तो अब कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है। सो फार 12 जो थे 5 ईयर प्लान्स बने, जिसमें से 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा वृद्धि दर रही, और सबसे जो कम दर रही वो किसमें थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना में 2.6% की वृद्धि दर थी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है राष्ट्रीय आय एक प्रवाह अवधारणा है। ध्यान रखेंगे, प्रवाह अवधारणा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में 2 कॉन्सेप्ट बताए थे, स्टॉक और प्रवाह। स्टॉक को एक निश्चित समय पर मेजर किया जाता है, जबकि प्रवाह को एक अवधि के दौरान, और जब हम के दौरान की बात करते हैं तो वो होता है प्रवाह। और क्योंकि राष्ट्रीय आय को एक वित्तीय वर्ष के दौरान मेजर किया जाता है, इसलिए ये क्या है? प्रवाह कॉन्सेप्ट है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न आधार वर्ष का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से आधार वर्ष इनमें से है या नहीं है। तो 1948-49 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, 60-61, 70-71, 80-81, 93-94, 99-2000, 2004 और 5, और अब है 2011-12, 2015 से इसे आधार वर्ष माना गया है। तो ये भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि 2011-12 को कब से आधार वर्ष माना गया? 30 जनवरी 2015 से। फिर हमारे पास है किसी भी देश की आर्थिक विकास का दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक प्रति व्यक्ति आय होती है। तो ये भी आपके पास क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक कौन होती है? प्रति व्यक्ति आय। सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस दिन प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का जन्मदिन होता है, जिसे हम सांख्यिकी का जनक भी कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था में जीडीपी और जीएनपी बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था बंद है, इसका अर्थ है कि हमारा बाहर के देशों के साथ कोई संबंध नहीं है। अब जब बाहर के देशों के साथ कोई संबंध नहीं है, तो आप देखें बेसिकली तो जीएनपी को यदि मुझे जीडीपी से कैलकुलेट करना हो, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए मैं करती हूँ विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को प्लस। लेकिन बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें बाहर के देशों के साथ कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे केसेस में जीडीपी और जीएनपी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। फिर हमारे पास आता है राष्ट्रीय आय को मुद्रा के रूप में मापा जाता है। ये मैंने अभी आपको बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था, अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि राष्ट्रीय आय का मापन हमेशा मुद्रा के रूप में किया जाता है। मौद्रिक राष्ट्रीय आय और वास्तविक राष्ट्रीय आय के बीच का अंतर मुद्रास्फीति के दर के मूल्य के बराबर होगा। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो और जो रियल जीडीपी है बेसिकली क्या शो करता है कि कितना इन्फ्लेशन हुआ है, इन्फ्लेशनरी रेट कितनी है। क्योंकि रियल जीडीपी बेस ईयर प्राइसेस पर ली जाती है, जबकि नॉमिनल जीडीपी जो है वो करंट ईयर प्राइसेस पर ली जाती है। तो बेसिकली जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वो क्या होगा? मुद्रास्फीति की दर होगी। तो मुद्रास्फीति की दर का मूल्य क्या है? मौद्रिक राष्ट्रीय आय और वास्तविक राष्ट्रीय आय के बीच का अंतर है। तो यदि उसी क्वेश्चन के हिसाब से लेकर देखें तो 3000 हमारी आई थी मौद्रिक राष्ट्रीय आय, 2400 हमारी आई थी वास्तविक राष्ट्रीय आय। तो इसके बीच का जो अंतर है 600, वो हमारा क्या शो कर रहा है कि मुद्रास्फीति की दर को शो कर रहा है। फिर हमारे पास आता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। कब से की जाती है? फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 1996-97 से हमारे देश में राष्ट्रीय आय की गणना कौन कर रहा है?
सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कर रहा है। मौद्रिक आय से क्या तात्पर्य है, हमने अभी किया कि राष्ट्रीय आय को मुद्रा के रूप में मापा जाता है। और इसके अलावा मौद्रिक आय का क्या तात्पर्य है, तो मौद्रिक आय का तात्पर्य है चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय, यानी कि कुल मिला के राष्ट्रीय आय को देखा जाए तो चालू कीमतों पर ही मेजर किया जाता है। किसी देश के आर्थिक विकास का सही सूचक कौन सी आय है, लेकिन सही सूचक आर्थिक विकास का कौन सी आय है, स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय यानी कि रियल जीडीपी, क्योंकि ये बताता है केवल आउटपुट में इंक्रीज। रियल जीडीपी केवल कब बढ़ेगा, जब आउटपुट बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, और यदि उत्पादन बढ़ता है तो कल्याण बढ़ेगा, वेलफेयर बढ़ेगा। तो किसी भी देश के आर्थिक विकास का सही सूचक है स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी प्रणाली को यूज किया जाता है, तीन अपने पास मेथड्स हैं, कौन कौन से हमारे पास है, उत्पादन मेथड जो विधि है वो व्यय विधि है और आय विधि है। हमारे देश में कौन सी विधि को यूज किया जाता है, हमारे देश में मिक्स विधि को यूज किया जाता है। किसकी मिक्स विधि, उत्पादन प्रणाली तथा आय प्रणाली, इनकम मेथड और प्रोडक्शन मेथड के मिक्सचर को हमारे देश में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए यूज किया जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सम्मिश्रण प्रयोग में लिया जाता है, मिक्स्ड किया जाता है, यानी कि प्रोडक्शन प्लस आय प्रणाली। नेक्स्ट है, यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी। क्वेश्चन आ सकता है कि यदि दी हुई एक समय अवधि में कीमतें और मौद्रिक आय दुगनी हो जाए, कीमतें भी दुगनी हो जाए, मौद्रिक आय भी दुगनी हो जाए, तो वास्तविक आय क्या होगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगी। हम जानते हैं रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। अभी क्या कह रहा है कि कीमतें भी बढ़ जाएं, मौद्रिक आय भी बढ़ जाए, तो पहले अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। दो, ये है 100, ये है 100 और ये इनटू 100, तो रियल जीडीपी हमारे पास आ जाता है 100। लेकिन दोनों ये सब दुगना हो जाए, नॉमिनल जीडीपी भी और प्राइस इंडेक्स भी, 200 बटा 200 इंटू 100, तो रियल जीडीपी कितना होगा, 100 ही होगा, यानी कि ये क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का अंश कम और तृतीयक का अंश बढ़ता रहता है। अर्थव्यवस्था जैसे जैसे विकसित होती है, हम जानते हैं जीडीपी में तीनों सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन अर्थव्यवस्था के विकसित होने के स्तर पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम होता जाता है, द्वितीयक का बढ़ जाता है, और जैसे जैसे हायर लेवल के डेवलपमेंट में पहुंचती है वैसे वैसे तृतीयक क्षेत्र का अंशदान बढ़ जाता है। भूटान में किससे प्रगति का सूचक माना जाता है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को, सकल राष्ट्रीय सुख को। ये क्वेश्चन आ चुका है कि भूटान में किसे सकल राष्ट्रीय सुख, किसे प्रगति का सूचक माना जाता है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यानी कि सकल राष्ट्रीय सुख को भूटान में प्रगति का सूचक माना जाता है। आप चाहें तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। यानी कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन करता है, वित्त मंत्रालय करता है। आपको सीएसओ जरूर दिया होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। सीएसओ तो केवल क्या करता है, डेटा जारी करता है। किसके द्वारा गणना की जाती है, सीएसओ के द्वारा की जाती है। लेकिन सर्वेक्षण कौन करता है, सर्वेक्षण किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम मानक राष्ट्रीय लेखा प्रणाली, स्टैंडर्ड जो नेशनल अकाउंटिंग प्रणाली थी, सिस्टम थी, वो किसने इंट्रोड्यूस की, यूएनओ द्वारा 1968 में प्रकाशित की गई। क्वेश्चन आ सकता है, सर्वप्रथम मानक राष्ट्रीय लेखा प्रणाली किसके द्वारा प्रकाशित की गई, यूएनओ के द्वारा 1968 में।
देश में जीडीपी संबंधित त्रैमासिक आंकड़े कौन जारी करता है? जीडीपी संबंधी त्रैमासिक आंकड़े जारी किए जाते हैं सीएसओ द्वारा 1996-97 से। क्यों 1996 से है? क्योंकि राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ द्वारा 1996-97 से ही की जा रही है। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब है कि जब से सीएसओ राष्ट्रीय आय की गणना करता है तब से त्रैमासिक आंकड़े भी जीडीपी से रिलेटेड जारी करता है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। आप चाहें तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के लिए कुछ फैक्ट्स हैं। सीएसओ, इसकी स्थापना 2 मई 1951 को की गई। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना कब की गई? 2 मई 1991 को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। औद्योगिक सांख्यिकी शाखा कोलकाता में है। ध्यान रखेंगे, मुख्यालय तो दिल्ली में है लेकिन औद्योगिक सांख्यिकी शाखा कहाँ है? कोलकाता में है। सीएसओ अपना वार्षिक प्रकाशन राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के नाम से जारी करता है। तो सीएसओ का वार्षिक प्रकाशन क्या है? वैसे तो त्रैमासिक आंकड़े भी जारी करता है, लेकिन जो वार्षिक प्रकाशन है उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, नेशनल अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक्स। इसे श्वेत पत्र भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्वेत पत्र किसे कहा जाता है? श्वेत पत्र कहा जाता है राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को। बहुत इंपॉर्टेंट। हम जानते हैं 1996-97 से राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? 1996-7 से राष्ट्रीय आय की गणना करता है सीएसओ। यह राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के निर्गमन के लिए अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित करता है, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र। यानी कि हमने वैसे भी किया है कि जीडीपी एमपी में हम तीनों क्षेत्रों का कंट्रीब्यूशन लेते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए ये अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित करता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। स्थापना 2 मई 1991, मुख्यालय नई दिल्ली, औद्योगिक सांख्यिकी शाखा कोलकाता, वार्षिक प्रकाशन का नाम सांख्यिकी लेखा, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी जिसे श्वेत पत्र भी कहा जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना करता है 1996-97 से, और राष्ट्रीय आय की गणना के लिए, उनके आंकड़ों के निर्गमन के लिए ये पूरी अर्थव्यवस्था को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 3 क्षेत्रों में विभाजित करता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारे नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।